30 जून 2026 सुप्रीम कोर्ट में बीपीसीएल की पिटीशन पर सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमण ने कहा कि पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम अभी भी एक ऑनगोइंग एक्सपेरिमेंट है और इस पॉलिसी का पूरा इम्पैक्ट इवेल्युएट किया जा रहा है, जिसके रिजल्ट्स हमें अगले साल तक देखने मिलेंगे। इस स्टेटमेंट के बाद सोशल मीडिया पर तेज़ी से रिएक्शंस आने लगे। लोगों ने सवाल उठाया कि अगर एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम अभी भी महज एक एक्सपेरिमेंट है तो इसे देश भर में इतनी तेज़ी से क्यों लागू किया गया। सरकार करोड़ों लोगों पर किसी लैब रैट्स की तरह एक्सपेरिमेंट क्यों कर रही है। आउटरीच को बढ़ता देख लॉ मिनिस्टर ने क्लैरिफिकेशन इशू करते हुए इन रिपोर्ट्स को कम्प्लीटली फॉल्स बताया। वहीं दूसरी तरफ हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी बता रहे कि E20 फ्यूल से आपकी गाड़ियों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सब चंगासी। हाँ, बल्कि एथेनॉल तो रेसिंग कार्स में भी यूज होते हैं और इससे एक्सेलरेशन बढ़ती है। लेकिन ये विवाद सिर्फ एक स्टेटमेंट या आउटरीच तक सीमित नहीं है। E20 पॉलिसी को लेकर सवाल इसके काफ़ी पहले से उठ रहे हैं। इस पूरी कंट्रोवर्सी को समझने से पहले हमें इंडिया की एनर्जी नीड्स को जानना होगा। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर है और एलपीजी का दूसरा सबसे बड़ा बायर। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग 2050 तक ग्लोबल एनर्जी कंजम्पशन में भारत का शेयर लगभग डबल हो जाएगा। लेकिन देश की इतनी बड़ी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें काफ़ी हद तक दूसरे देशों पर डिपेंड होना पड़ता है। भारत की लगभग 98% ट्रांसपोर्ट एनर्जी रिक्वायरमेंट आज भी फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी जैसे कन्वेंशनल सोर्सेज से पूरी होती है। हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर आज भी पूरी तरह से क्रूड ऑयल पर निर्भर करता है। आज हम देश की रिक्वायरमेंट का 85% से ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं और यहीं से हमारी सबसे बड़ी एनर्जी वल्नरेबिलिटी शुरू होती है। भारत अपना ज़्यादातर क्रूड ऑयल रशिया और मिडल ईस्ट के देशों से इंपोर्ट करता है। मिडल ईस्ट से आने वाला क्रूड ऑयल स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के जरिए भारत पहुंचता है। नक्शे पर देखें तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है और ये दुनिया का सबसे स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड चोक पॉइंट्स में से एक है, जहाँ से वर्ल्ड ट्रेड का 20% हिस्सा गुजरता है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिकन और इजरायली मिलिट्री ने मिलकर ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया। जवाब में ईरान ने मिडल ईस्ट में कई अमेरिकन मिलिट्री बेसेस को निशाना बनाया और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से आने वाले ऑयल पर रोक लगा दी, जिसका असर दुनिया भर में ऑयल प्राइसेस और ऑयल सप्लाई पर पड़ा। भारत जो अपनी क्रूड रिक्वायरमेंट का 55% से ज़्यादा मिडल ईस्ट के देशों से इंपोर्ट करता है, करीब 2.74 मिलियन बैरल्स पर डे। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में ब्लॉकेड की वजह से भारत में पेट्रोल, डीजल और खासकर एलपीजी की भारी शॉर्टेज देखने को मिली, जिसके बाद अमेरिका के कहने पर इंडिया ने रशियन ऑयल खरीदना शुरू किया। इस साल जून में पहली बार इंडिया के टोटल क्रूड इंपोर्ट का 50% से ज़्यादा रशिया से आया। भारत ने रशिया से हर दिन करीब 2.6 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया और भारत का टोटल क्रूड इंपोर्ट बढ़कर रिकॉर्ड 5 मिलियन बैरल पर डे तक पहुंच गया। एज ए डेवलपिंग नेशन हमारे देश में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के कंजम्पशन में लगातार ग्रोथ देखने को मिली है। 1999 में जो आंकड़ा 90.6 मिलियन मेट्रिक टन था, आज 2025-26 में वो बढ़कर 240 मिलियन मेट्रिक टन के पार पहुंच गया है। और इसी इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करने के लिए भारत पिछले 2 दशकों से एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है। सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की ज़रूरत क्या है। एथेनॉल एक टाइप का अल्कोहल है जिसे फर्मेंटेशन के जरिए बनाया जाता है। जिन भी फूड आइटम्स में शुगर या स्टार्च मौजूद होती है, उनसे फर्मेंटेशन के प्रोसेस के जरिए एथेनॉल बनाया जा सकता है। भारत में एथेनॉल बनाने के लिए आमतौर पर गन्ने की फसल का इस्तेमाल किया जाता है और चूंकि एथेनॉल को देश में मौजूद फसलों से ही बनाया जा सकता है, इसीलिए इसे एक ग्रीन ऑल्टरनेटिव के तौर पर भी देखा जाता है, जो फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी डिपेंडेंसी को कम करता है। कई रिसर्च पेपर ये भी दिखाते हैं कि एथेनॉल से पोल्यूशन कंट्रोल में हेल्प मिलती है, जिसकी कम से कम हमारे शहरों को तो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम बाकी चीज़ों में दुनिया में आगे हो या ना हो, लेकिन पोल्यूशन और क्लीनलीनेस के मामले में हम दुनिया में काफ़ी समय से विश्वगुरु बने बैठे हैं। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से दुनिया के कई डेवलप्ड देशों में एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को एक क्लीनर फ्यूल ऑल्टरनेटिव के तौर पर देखा जाता है। साल 2001 में भारत सरकार पायलट प्रोजेक्ट्स लॉन्च करती है, जिनका ऑब्जेक्टिव एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कम करना और एग्रीकल्चरल सेक्टर को बढ़ावा देना था। 5% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को सिलेक्टेड रिटेल आउटलेट्स में सप्लाई किया जाता है और फील्ड ट्रायल्स, रिसर्च स्टडीज कंडक्ट की जाती है। इन सब के बाद 3 सितंबर 2002 को गवर्नमेंट ऑफिशियली एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को अप्रूवल देती है, जिसके बाद जनवरी 2003 से 5% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को मंजूरी दी जाती है। लेकिन शुरुआती सालों में प्रोग्रेस काफ़ी स्लो रही। 2006 से 14 के बीच एवरेज एथेनॉल ब्लेंडिंग सिर्फ 1.5% तक ही पहुंच पाई। 2014 में सत्ता में आने के तुरंत बाद मोदी सरकार ने जून 2014 में एवरेज एथेनॉल ब्लेंडिंग को 5% से बढ़ाकर 10% कर दिए। इस फैसले की अनाउंसमेंट उस वक्त के फूड मिनिस्टर रामविलास पासवान ने की थी। सरकार का कहना था कि इससे शुगर इंडस्ट्री को मदद मिलेगी, जिसका सीधा असर किसानों पर होगा और किसानों को अपनी फसलों के लिए एक बड़ा मार्केट मिलेगा। दिसंबर 2013 में नागपुर में महाराष्ट्र की लीडिंग फर्म्स की मीटिंग होती है, जहां पर सरकार से मांग की जाती है कि
एथेनॉल ब्लेंडिंग को 10% तक कर दिया जाए। इस मीटिंग के मुख्य यजमान थे नन अदर देन नितिन गडकरी जी। साल 2018 में नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स इंट्रोड्यूस की जाती है, जिसमें देश की एनर्जी सिक्योरिटी पर जोर दिया गया। इस पॉलिसी में एथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट को 10% से बढ़ाकर साल 2030 तक 20% करने का टारगेट रखा गया। लेकिन बाद में मई 2022 में पॉलिसी में अमेंडमेंट के बाद 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग के 2030 के टारगेट को 2025 कर दिया जाता है, अपनी एक्चुअल डेट से 5 साल आगे। जून 2021 में नीति आयोग ने रोड मैप फॉर एथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया नाम से एक रिपोर्ट पब्लिश की। इस रिपोर्ट में 2025-26 तक देश भर में एथेनॉल के प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया। नीति आयोग की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 2019-20 में जहां पेट्रोल ब्लेंडिंग के लिए लगभग 173 करोड़ लीटर्स एथेनॉल की ज़रूरत थी, वही 2025-26 में यह बढ़कर 1000 करोड़ लीटर्स तक पहुंच जाएगी। इस डिमांड को पूरा करने के लिए सरकार को एथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी को 684 करोड़ लीटर से बढ़ाकर 1500 करोड़ लीटर्स तक करना होगा। इसमें से लगभग 740 करोड़ लीटर ग्रेन बेस्ड और 760 करोड़ लीटर शुगर बेस्ड सोर्सेज से बनाया जाएगा। जिसके बाद सरकार ने अपने टारगेट की ओर मिशन मोड में काम किया। प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाया गया, नए फीड स्टॉक्स को ऐड किया गया और एथेनॉल सप्लाई के सिस्टम को देश भर में एक्सपेंड किया गया। जिसके चलते मार्च 2025 में सरकार ने अपने 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट को अचीव कर लिया और देश भर में E20 फ्यूल को रोल आउट कर दिया जाता है। E20 फ्यूल को लेकर सरकार का दावा है कि ये पॉलिसी हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करेगी, फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी डिपेंडेंसी को कम करेगी और किसानों की आय बढ़ाएगी। अब इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद आय किसकी बढ़ी है वो तो आपको पता ही है। वहीं दूसरी तरफ लाखों कार ओनर्स, ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स और करोड़ों लोग इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद गाड़ियों पर होने वाले नुकसान के बारे में कई सवाल उठा रहे हैं। E20 फ्यूल पर सबसे बड़ा सवाल गाड़ी के माइलेज को लेकर है। कई व्हीकल ओनर्स का कहना है कि E20 फ्यूल रोल आउट के बाद उनकी गाड़ी के एवरेज सिग्निफिकेंटली कम हुए। इस पर सरकार का कहना है कि नॉन कंपैटिबल गाड़ियों में E20 फ्यूल की वजह से 3 से 4% के माइलेज ड्रॉप देखने को मिल सकता है। लेकिन व्हीकल ओनर्स इस दावे से सहमत नहीं है और उनका कहना है कि एक्चुअल माइलेज ड्रॉप इससे कई ज़्यादा है। उन्हें सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए पहले से ज़्यादा फ्यूल भरवाना पड़ रहा है। E20 रोल आउट के बाद लोगों को फ्यूल चॉइस के मामले में भी कोई राहत नहीं दी गई। आप चाहो या ना चाहो, आपको अपनी गाड़ियों में E20 फ्यूल ही भरवाना पड़ेगा। जबकि इंडिया में E20 कंपैटिबल व्हीकल्स 2023 से ही बनने शुरू हुए। इस सब की वजह से जो पुराने गाड़ियों के ओनर्स है उनके पास E20 फ्यूल भरवाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। एथेनॉल पेट्रोल के मुकाबले ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से नॉन कंपैटिबल गाड़ियों में फ्यूल सिस्टम में करोजन और पार्ट्स के खराब होने का खतरा बढ़ता है, खासकर रबर और प्लास्टिक के कंपोनेंट्स। कुछ एक्सपर्ट्स ने यह भी क्लेम किया कि लंबे समय में वेल्व्स, पिस्टन हेड्स और फ्यूल सिस्टम के बाकी पार्ट्स की ड्यूरेबिलिटी पर भी इसका असर पड़ सकता है। E20 फ्यूल को लेकर सरकार का दावा है कि किसानों की आय बढ़ेगी, शुगर मिल्स को समय पर पेमेंट करना आसान होगा और साथ ही रूरल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। अब किसानों की आय का तो पता नहीं, लेकिन इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद शुगर मिल्स के मालिकों और नितिन गडकरी के बेटों को बहुत फायदा हुआ है। नागपुर में गडकरी फैमिली का पूर्ति ग्रुप लंबे समय से शुगर और एग्रो बिजनेस में एक्टिव था। सियान एग्रो इंडस्ट्रीज और मानस एग्रो इंडस्ट्रीज, जिन्हें गडकरी जी के बेटे निखिल गडकरी और सारंग गडकरी रन करते हैं, उनकी कंपनी को एथेनॉल के बाद अनप्रेसिडेंटेड फाइनेंशियल राइज देखने को मिला। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में जहां कंपनी का रेवेन्यू अराउंड 17 करोड़ के आसपास था, वहीं 2026 के पहले क्वार्टर में यह बढ़कर 511 करोड़ तक पहुंच जाता है। इसी दौरान कंपनी के प्रॉफिट्स और शेयर प्राइसेस में भी काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ रिपोर्ट की गई। कंपनी के शेयर प्राइस महज 40 रुपये से बढ़कर 3000 के पार पहुंच जाते हैं और एक टाइम पर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 9000 करोड़ के पार पहुँच चुका था। अब इसे आप सिर्फ एक कोइंसिडेंस के या फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इन सब में एक बात तो क्लियर है, E20 फ्यूल की वजह से लोगों की गाड़ियों में प्रॉब्लम आ रही है। लोगों को पेट्रोल की कीमत में गन्ने का जूस खरीदना पड़ रहा है। पहले लोगों को LPG सिलेंडर और ATM की लाइनों में खड़ा होना पड़ा और आज लाखों लोग अपनी गाड़ियों के साथ सर्विस सेंटर के बाहर खड़े। अब सब गाड़ियां किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर चलेगी। 60% इथेनॉल, 40% बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। जनता का भला होगा।